नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम यहां पर आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आए हैं। बच्चों, इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों कि एक एपी में यानी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर मान लेते हैं समांतर श्रेणी में कि माना इसका प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद। तो प्रथम पद बच्चों जिसे वो ए होता है, हम उसे यहाँ पर ए ही मान लेते हैं। और जो सर्वांतर है, और सर्वांतर को बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं डी। और इस एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा 50। क्योंकि यहाँ पर 50 पद हैं तो बच्चों n बराबर जो है वो 50 हो जाएगा। और इसका जो तीसरा पद है वो हमें 12 दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारी एपी है इसका जो तीसरा पद है वो बच्चों हमें यहाँ पर 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a+2d। तो a+2d बराबर बच्चों हो जाएगा 12। ठीक है, तीसरा पद है तो a+2d होगा। पांचवा पद होता तो a+4d होता, या a बराबर 2d को आप इधर ले जाइए तो 12 - 2d। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये a का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया है जो d के पदों में है, यानी a बराबर हो गया 12 - 2d। अब यहाँ पर अंतिम पद 106 दिया हुआ है। अंतिम जो पद है बच्चों इसमें दिया हुआ है अंतिम पद, जिसे हम L बोलते हैं, तो वो हमें यहाँ दिया है 106। और आपने इसमें देखा कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इस एपी का जो 50वां पद है वही तो 106 होगा, क्योंकि इसमें कुल 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है। तो 50वां जो पद है वही 106 होगा। और 50वें पद को हम बच्चों लिख सकते हैं a+49d। 50वें पद को हम a+49d लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 106। a का मान समीकरण 1 से रख दीजिए। a का मान हमारे पास है 12 - 2d। ये हमने जो यहाँ पर बच्चों निकाला है, +49d बराबर 106। ठीक है बच्चों, ध्यान से यहाँ पर समझते चलिए, एक ही बार में आपके ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 49 में से 2d माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा बच्चों 47d बराबर 106। इस 12 को उधर ले आइए, माइनस के 12, पक्षांतर करने पर ये प्लस का 12 माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों 47d बराबर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 94, या d बराबर 47 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? ये बच्चों यहाँ पर 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो d का जो मान है आपके पास आ गया है यहाँ पर 2 आपको प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, b का मान हमें 2 मिल गया। अब देखिए, क्योंकि a बराबर हमने निकाला है 12 - 2d, क्योंकि a बराबर है हमारे पास 12 - 2d है, तो 2 गुणा d का मान यहाँ से रख देंगे, 2 हमारे पास आ गया। तो 12 - 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बच्चों a का जो मान है हमारे पास यहाँ पर 8 हो गया। a का मान हमें 8 प्राप्त हो गया है। अब इस समांतर श्रेणी में हमारे पास बच्चों a का मान भी है और हमारे पास सर्वांतर d भी है। हमें कौन सा पद निकालना है? हमें बच्चों यहाँ निकालना है 29वां पद। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं, आप नीचे कर लेना 29वां पद। तो 29वां जो पद होगा बच्चों वो कितना होगा? वो हो जाएगा a+28d। एक कम कर दें, 29वां पूछा है तो आपको 28 लिखना है। ठीक है, a का मान आपके पास 8 आ गया,
तो 28 और डी का मान आपके पास है बच्चों यहाँ पर 2, जो आपने ज्ञात किया है। तो 8 + 28 दूनी 56, और 56 और 8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 64। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो बच्चों 29वां पद है वो हमारे पास यहाँ पर 64 हमें प्राप्त हो गया, और यही बच्चों हमें यहाँ पर पूछा था। तो इस सेट का अगला क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, हमने लिया है यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति यानी कि लक्षण हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों ये हमारा द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण की तुलना हम मानक द्विघात समीकरण से करने पर, तो यानी कि तुलना करने पर, ठीक है, जो हम इसकी तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जहाँ a बराबर होता है x² का गुणांक जो 2 है, और जो b है वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर x का गुणांक जो यहाँ पर -4 है, x के आगे जो संख्या है वही x का गुणांक होगा। c बराबर होता है अचर पर बचा कितना 3, तो वो बच्चों हमारे पास हो गया विविक्तीकर, यानी कि वो c का मान हो गया। अब हमें निकालना विविक्तीकर। तो विविक्तीकर को क्या बोलते हैं हम बच्चों, डी बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है b² - 4ac। तो विविक्तीकर जो होता है बच्चों वो होता है b² - 4ac। अब b का मान आपके पास -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4a 2 है, और c का मान हमारे पास 3 है। बस इनके आपको मानक देने हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 16 आ गया। हमेशा स्क्वायर करने पर प्लस ही आता है, चाहे माइनस का हो या किसी का भी हो। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ठीक है। तो 24 में से 16 घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा -8, ठीक है, -8, ये इसका विविक्तीकर हो गया। अब हमें मूलों के लक्षण और बताने हैं बच्चों। जब विविक्तीकर का मान आपको पता है माइनस में आता है, तो समीकरण के जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्योंकि b² - 4ac छोटा है 0 से, b² - 4ac 0 से छोटा है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। और बच्चों यदि b² - 4ac का मान धनात्मक आता है यानी प्लस में आता है, तो समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। आप बस इतना ही लिख दीजिए तो अभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी संख्या कैसी है, 2 अंकों वाली है जिसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 2 अंकों वाली संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक, क्योंकि उसमें दहाई और इकाई के अंक होंगे। तो दहाई का जो अंक है बच्चों उसे हमने x मान लिया, और इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक हमने मान लिया बच्चों यहाँ पर y। तो हमारी जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, तो संख्या बच्चों आपको प्राप्त होगी, दहाई के अंक में आपको 10 की गुणा करनी है, तो x में 10 की गुणा करेंगे तो 10x होगा, और उसमें इकाई का अंक आप जोड़ दीजिए। सपोज कीजिए आपके पास दहाई का 2 अंक है, इकाई का 5 है, तो दहाई के में 2 की गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, और इकाई का अंक जोड़ देंगे 20 और 5 25। इस तरीक़ा से संख्या बनेगी। दहाई के अंक को 10 से गुणा करिए और इकाई का अंक उसमें जोड़ दीजिए, संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर जो पहली जो शर्त है ये आप समझिए। पहली शर्त में है कि अंकों का जो जोड़ है वो कितना है, 9, और अंक हमने माने हैं x और y। तो पहला अंक x हो गया और दूसरा हो गया y, तो बराबर हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या के अंकों को अगर पलट दें तो संख्या क्या बने, जैसे यहाँ पर 25 है, 5 को पहले ले आएं
और 2 को बाद में कर दें तो संख्या 52 हो जाएगी। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जैसे यहाँ पर 10x प्लस वाई है तो वो हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी बच्चों। लेकिन हमारी शर्त है बच्चों यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का मतलब ये जो संख्या है 10x प्लस वाई, यानी कि जो हमारी संख्या है 10x प्लस वाई, यानी हम इसको मूल संख्या भी कहते हैं। इस संख्या का जो 9 गुना है वो बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। तो अंकों को पलटने से संख्या कौन सी आई है बच्चों? 10y प्लस x आई है और इसके कितने के बराबर है? 2 गुने के बराबर है बच्चों वो। ठीक है, अब देखिए 9 से यहाँ गुणा करेंगे 10 नाम 90x और प्लस 9y बराबर 2 से यहाँ गुणा कर ली 10 दूनी 20y प्लस 2x। अब देखिए 90x इसको धर ले आएंगे माइनस के 2x बराबर यहाँ पर 20y इसको धर ले आएंगे माइनस के 9y। तो 90 में से आप 2 घटाएंगे तो यह हमारे पास बच गया 88x बराबर यहाँ बच जाएगा बच्चों 11y। यहाँ 11y बच गया, या 11 से हम इसे काट सकते हैं 11 अट्ठे 88 तो बच्चों ये हो जाएगा कि 8x बराबर y, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि y बराबर हो गया 8x। y बराबर 8x, ये y बराबर आपको प्राप्त हो गया 8 है। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो y का जो मान है ना बच्चों, इसे आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, यानी कि कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम कर लेते हैं इसको यहाँ पर। और समीकरण 1 आपको बच्चों क्या है? x प्लस वाई बराबर 9 दिया है। तो जहाँ पर बच्चों y है वहाँ पर आपको क्या रख देना है? 8x आपको रख देना है। ठीक है नहीं, y का मान 8x रख देना। 8 और 1 कितना हो गया? 9x बराबर 9 हो गया। तो x बराबर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बच्चों एक बार। तो x का जो मान है वो हमारे पास बच्चों यहाँ पर 1 हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो x का जो मान है, x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में, क्योंकि हमें अभी y का मान भी तो बच्चों निकालना है। समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे। अब समीकरण 2 जो है हमारे पास वो तो बच्चों ये है कि y बराबर 8x, तो y बराबर वो 8x है। तो y बराबर 8 गुणा x का मान 1 हो गया। तो बच्चों y बराबर हो जाएगा आपके पास, y बराबर हो जाएगा 8 हो गया। ठीक है नहीं, y का मान 8 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x बराबर 1 है, यानी कि जो दहाई का जो अंक है, दहाई का जो अंक हमने x माना था वो बराबर हो गया 1, और जो इकाई का अंक हमने बच्चों माना था कितना? हमने माना था वो y, और y का मान हो गया 8। ठीक है, तो दहाई है 1 और इकाई है 8, तो कितनी संख्या बनेगी? संख्या बच्चों आपके पास बन जाएगी, यानी 10 एकम 10 और 8 18। दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दीजिए और उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे। जैसे हिंदी वाले स्कूलों में पढ़ते हैं ना, 1 दहाई 8 इकाई, तो 10 और 8 18, तो संख्या आपकी 18 हो जाएगी। आप जांच भी कर सकते हैं, इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 8 9 हो गया। और दूसरी कंडीशन भी आप इसकी स्थान बदलेंगे तो संख्या कितनी बन जाएगी? 81 है, जो इस मूल संख्या के 18 की कितनी होगी? 9, यानी कि इसका 9 गुना उसके 2 गुने के बराबर ही बच्चों हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यहाँ पर दिए गए चित्र में ABC तथा AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें कोण B और M समकोण हैं, यानी कि B और ये M दोनों क्या हैं? समकोण, यानी 90 अंश हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज AMP के समरूप है, और इसके अलावा ये भी सिद्ध करना है सेकंड पार्ट में कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP, यानी कि इनकी ये संगत भुजाएं हैं। तो बच्चों जो हमें प्रमेय, यानी कि जो क्वेश्चन प्रमेय पर आधारित है,
जब इसे सिद्ध करना है तो हमें क्या लिखना है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण बी और एम क्या है, समकोण है। और बच्चों सिद्ध क्या करना है, ये जो दिया हुआ है पहला और दूसरा भाग, ये हमें सिद्ध करना है, इसे हम लिख देंगे। तो बच्चों ये सभी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब आपको ध्यान से देखना है, देखिए प्रूफ समझिए। हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और दूसरा है ए एम पी, ठीक है। तो इनमें ही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, तो दो त्रिभुज हैं बच्चों आपके पास ए बी सी और ए एम पी, दोनों में इसमें बी और इसमें एम समकोण है। इसमें क्या होगा, कोण B बराबर है कोण M के। ये क्यों बराबर है, प्रत्येक क्या है, समकोण है। प्रत्येक यहाँ पर 90 अंश है बच्चों, ठीक है। प्रत्येक यहाँ पर 90 अंश है। अब एक बात और है, हमें ये समरूप प्रूव करना है तो हमें इसका क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए कि समरूप कैसे सिद्ध होते हैं। या तो बच्चों हम कोई भी दो कोण बराबर दिखा दें, संगत कोण वो भी, या उनकी संगत भुजाओं को अनुपातिक दिखा दें, तो क्या होगा, हमारे जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे। तो एक कोण तो हमने बच्चों यहाँ पर दिखा दिया है, और दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा देखिए यहाँ पर जो कोण ए है ये ए बी सी में भी आया हुआ है और ए एम पी इसमें भी आया हुआ है, यहाँ भी देखिए दोनों में ए है। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए। तो ये है बच्चों यहाँ पर उभयनिष्ठ, जिसे हम बोलते हैं कॉमन, ठीक है। तो दो कोण जो है बच्चों हमने यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर बच्चों हमने बराबर सिद्ध कर दिए हैं। तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के, वो समरूप हो जाएगा ए एम पी के। तो यहाँ पर क्राइटेरिया हो गया बच्चों कौन सा, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी। दो संगत कोण हमने बराबर दिखा दिए हैं तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। और बच्चों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं, ठीक है। संगत भुजाएं ले ए बी सी, कौन सी भुजा लेंगे, ए बी सी में तो 90 के सामने यानी कर्ण हम ले लेते हैं यहाँ पर ए सी, यानी कि जो सी है, जो हमें बच्चों यहाँ पर प्रूफ भी करना है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, अब यहाँ 90 के सामने कर्ण लिया है ए बी सी में, तो ए एम पी में 90 के सामने कर्ण होगा ए पी, यानी कि जिसको हम पी ए भी लिख सकते हैं, ये आ गया बराबर, ठीक है। अब दूसरे इसमें जो हमारा ए बी सी में हम ले लेंगे यहाँ पर बी सी, इसमें हमने क्या ले लिया, बी सी, ये वाली बी सी ले लेंगे। तो इसमें बी सी लिया है, तो इसमें जो ए एम पी में कौन सी भुजा आएगी, बी सी के संगत भुजा होगी बच्चों एम पी, बी सी के संगत भुजा क्या होगी, एम पी होगी। तो यही हमें बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना है, इति सिद्धम। और यहाँ पर आपको लिख देना है बच्चों, क्या लिखना है, तो इसके सामने लिख देंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। और बच्चों हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछा भी गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पर लिया है आपके लिए कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल के शीर्ष हैं। और समद्विबाहु बच्चों क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है, होता है मतलब। अब ए बी सी ये त्रिभुज है, इसके ये यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो हमें सीधी सी बात है, यहाँ पर ए बी, बी सी और सी ए की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो हमारा त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले हम भुजा ए बी की लंबाई यहाँ पर बच्चों निकाल लेते हैं, ए बी की। और लंबाई निकालने के लिए आपको पता है, आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो होता है x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये हमारा क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र होता है। अब हम ए बी का मान निकाल रहे हैं, लंबाई जो है
तो ए बी में ए होगा x1 y1 और b होगा x2 और y2। x के लिए पहले पहले घटा देंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग, और y के लिए बाद वाले y2 माइनस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि हम ए बी निकालने हैं तो हमें ए और बी वाले ही निर्देशांक बच्चों यहाँ पर लेने हैं। तो यहाँ बचेगा -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों -6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 1 हो गया वर्ग करने पर, यहाँ इसका वर्ग आएगा 6 का वर्ग 36 हो गया। तो 36 और 1 37, रूट 37 मात्रक। तो बच्चों ए भी तो हमारे पास आ गया रूट 37 मात्रक। तो अब हम बी सी और निकाल लेते हैं, बी सी बराबर, ठीक है, सूत्र आपको यही रहेगा, सूत्र तो दूरी वाला यही रहेगा। बी और सी लेना है बच्चों आपको, बी और सी। तो x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, यानी कि 4 माइनस, ये भी माइनस का है तो बच्चों यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है नहीं, का वर्ग। ध्यान से आपको b और c में से x1 y1 x2 y2 के मान रख देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर -1 बचेगा, तो -1 का वर्ग और ये हो जाएगा 6 का वर्ग। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 6 का वर्ग हो गया 36। तो ये भी बच्चों यहाँ पर आ गया आपके पास रूट 37, ये भी रूट 37 ही प्राप्त हो गया। अब देखिए ए बी और बी सी तो बराबर यानी समद्विबाहु तो है। अब हम बच्चों इसमें सी ए को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्यों चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि तीसरी भुजा भी बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिर तो अगर तीसरी भुजा भी बराबर आती है बच्चों, तो इसलिए हम तीसरी भुजा भी यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कितनी आती है। सी और ए, ध्यान रखना सी और ए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सी ए में x1 माइनस x2, सी ए के लिए ध्यान से रखना है 7 माइनस 5 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2, ये भी माइनस का है तो बच्चों यहाँ प्लस का हो जाएगा। y1 देखिए सी ए में माइनस के 2 और ये माइनस के 2 हैं तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बच्चों आपके पास 2 का वर्ग, और ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, 0 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ 4 का वर्गमूल आ गया 2, ठीक है, ये हो गया 2 मात्रा। अब इसमें तीसरी भुजा तो बराबर नहीं है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास केवल 2 ही भुजाएं बराबर है। तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बच्चों ए बी बराबर है किसके, बी सी के, और जो बराबर है रूट 37, ठीक है। 2 भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और तीनों बराबर हो जाते तो हम लिख देते बच्चों ये दिए बिंदु एक समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष हैं। अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। देखिए यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाता है केंद्र पर चाप, ये जो चाप ए बी है, ठीक है नहीं। और हमें ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, इस चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ओ ए यहाँ पर कोई बिंदु सी मान लीजिए, तो ये हो गया आपका त्रिज्या खंड हो गया। और इसके बाद तीसरे भाग में पूछा है यहाँ पर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको अगर हम यहाँ मिला देंगे तो बच्चों ये जीवा हो जाएगी, और इसके द्वारा वृत्तखंड जो बनेगा ये वाला भाग जो होगा एक वृत्तखंड होगा। इसका भी क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना है बच्चों। तो हमें बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की जो त्रिज्या बच्चों आपको दी हुई है, त्रिज्या r बराबर है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, और कोण जो है थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 60 अंश। तो पहला जो भाग है चाप की लंबाई निकालनी है, तो ये चाप हो, केवल चाप लिखा है ना, लघु चाप समझेंगे। अगर दीर्घ चाप पूछेगा तो दीर्घ के लिए दीर्घ ही लिखा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहले भाग में बहुत ही आसान है बच्चों। तो चाप की लंबाई
और चाप की लंबाई को हम बच्चों एल से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो फॉर्मूला होगा यहाँ पर चाप की लंबाई के लिए थीटा बटे 360 गुणा 2πr, ठीक है नहीं, गुणा 2πr, क्योंकि बच्चों ये परिधि का ही एक हिस्सा होता है जो चाप होता है। अब थीटा यहाँ पर 60 है, बटे 360 गुणा 2 का मान रख देंगे 22/7, और आर हमारे पास है 21। 7 से 21 कैंसिल हो गया 3 बार, तो अब ये यहाँ पर हो जाएगा, इससे से काट देंगे बच्चों, ये 6 बार हो जाएगा। 3 गुणा 2 6 हो गया, तो 6 गुणा 22 ऊपर बच गया और नीचे बचा 6 हमारे पास। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला जो आंसर है वो हो गया 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड कौन सा है, OACB। ये हमारा क्या है, त्रिज्याखंड, यानी कि लघु त्रिज्याखंड OACB। ठीक है, जब केवल त्रिज्याखंड लिखा है तो समझ जाइए लघु त्रिज्याखंड। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा कि त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 गुणा πr²। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 πr²। थीटा का मान यहाँ पर हमें 60 दिया है, बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 रख दीजिए, और त्रिज्या आपके पास है 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब देखिए कितना आसान है, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 6 बार हो जाएगा। 7 से हम 21 को कैंसिल कर लेंगे, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, और 3 से फिर इस 6 को काट लीजिए 2 बार। अब आपके पास यहाँ बचा बच्चों, ऊपर तो बचा कि 22 गुणा 21 और नीचे रह गया केवल 2। 22 गुणा 21 बटा 2, 2 से फिर से कैंसिल काट लीजिए 22 को कितनी बार, 11 बार। 21 गुणा 21 और 21 और 2 23, तो इतने सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है बच्चों ये, इतने वर्ग सेंटीमीटर, 231 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब तीसरा भाग और पूछा है हमें संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड तो ये है बच्चों जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सेट किया है, ठीक है ना, तो वो भी हम यहाँ पर निकालेंगे। थर्ड भाग, तो यहाँ पर करेंगे वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड। तो वृत्तखंड होगा बच्चों कौन सा, ACB, ये वाला ACB, ये वृत्तखंड है आपका। ACB का क्षेत्रफल बराबर। अब इसके लिए कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए। तो बच्चों संगत वृत्तखंड ACB का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर आप एक बार इसको समझ लीजिए। त्रिज्याखंड OACB, इस लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, जिसका कोण ये 60 अंश दिया हुआ है। तो आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो मैंने सेट किया है, यानी कि यही आपका लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो अभी यहाँ निकाला है, तो इसे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं रख दीजिए। तो 231 माइनस, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब हमें बच्चों कोण दिया हुआ हो तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 r² साइन थीटा, और थीटा कितना है चलो अभी लिखेंगे इसका मान भी। तो ये हो गया 231 माइनस 1/2, r कितना है, तो r तो हमारे पास त्रिज्या है 21 गुणा 21, और साइन थीटा का मान है हमारे, यानी कि साइन 60 है, यहाँ पर जो साइन 60 है ना, तो साइन 60 का मान रख देंगे √3/2। तो यहाँ पर होगा साइन 60 बराबर √3/2। ठीक है,
तो ये हो गया 231 माइनस 21 गुणा 21 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 441√3 बटे 2 दूनी 4। इसको आप बच्चों यहीं पर छोड़ देना, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी इसको यहीं छोड़ दिया गया है। √3 का मान दिया होता तो हम वहां पर रख लेते। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपके लिए इन 6 प्रश्नों को रखा है और सभी 6 प्रश्न जो हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी जरूर कर लें। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।